गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था कि सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स, सेल के बेसिक टाइप्स जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स की और ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर्स की जो कि यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। देखो, पहले तो आज हम ये देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। इसको थोड़ा और डार्क लिख देता हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है फॉर्मिंग, कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियोट से। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब है फॉर्मिंग, यानी कि अभी पूरी तरह से बना नहीं। और कैरियोटिक बना है कैरियोट से। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से बना नहीं होता। और न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है, एक ऐसा ऑर्गेनेली जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं? यू, यानी यू का मतलब होता है कंप्लीट, और कैरियोटिक वर्ड का मतलब जैसा कि हम बताएं न्यूक्लियस होता है, तो इनका न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस है, उनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है ना। यानी कि उनका जो डीएनए है उसके चारों तरफ कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है और इसीलिए उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में नेकेड फॉर्म में पड़ा रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर टाइप के सेल के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। फंक्शन क्या होता है? जो काम एक मेम्ब्रेन का होता है कि वो एक तरह से सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर, जैसे कि ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म यानी कि लिक्विड वेस्ट, उनको एक साथ समेट के रखता है, यानी कि इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, ये इसकी पहली फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन सेल में इसकी वजह से आता है। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। जैसे सपोज करो कि ये लैब है और इस लैब से अगर हमें बाहर जाना हो तो वो हम कैसे जाएंगे? दरवाजे के थ्रू जाएंगे। बाहर से अंदर आना हो तो भी दरवाजे के थ्रू आएंगे। इसी तरह से खिड़कियों के रास्ते हवा अंदर आ भी सकती है और अंदर से बाहर जा भी सकती है। उसी तरह से सेल के अंदर आने और जाने के लिए जिस लेयर को यानी स्ट्रक्चर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउ करेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको उसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, बुक में दी हुई है। एक तो है डिफ्यूजन और दूसरी है ऑस्मोसिस। इनमें बहुत ही महीन सा अंतर है। पहले देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, वो कहलाता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कमरे के एक कोने में अगरबत्ती या कुछ धूप बत्ती जला दूँ तो उसकी खुशबू धीरे धीरे कमरे के हर कोने में फैल जाएगी। जहाँ अगरबत्ती जल रही थी वहाँ धुएं की या खुशबू की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, दूसरे कोने में जहाँ वो नहीं फैली वहाँ वो कम थी। तो कहाँ से फैली? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। इस तरह के मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। अगर डिफ्यूजन वाटर का हो रहा है, यानी कि वाटर का मूवमेंट ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एक अंतर और है, तो मैं इनके आगे लिख देता हूँ उनकी डेफिनेशन। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर।
इसका मतलब वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। और इसमें एक मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होते हैं अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर जो कि हर साइज के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते। H2 यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं छोटे, तो वो मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर जाते हैं। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि सर्टेन साइज से बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो अलाउ नहीं करता मेम्ब्रेन, इसीलिए उसको सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी का मतलब आधा, परमिएबल का मतलब परमिशन देने वाला, पूरी तरह से वो परमिशन नहीं देता। जैसे अगर हम दरवाजे से जाना चाहें बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन अगर हम खिड़की से जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ग्रिल है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो डिसाइड करता है कि किस साइज के मॉलिक्यूल्स उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो कई सारी और टर्म्स और प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम एक सेल को ड्रॉ करें और अंदर की तरफ है साइटोप्लाज्म, है ना, और बाहर है एनवायरनमेंट। वाटर इस तरफ से इस तरफ यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर की तरफ भी आ सकता है और सेल के अंदर से बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो वाटर का जो ये मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये दो टाइप का है। अगर ये अंदर से बाहर की तरफ होता है तो उसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। EX का मतलब एग्जिट होता है ना, और बाहर से अंदर की तरफ उसे कहेंगे एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस इसीलिए एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। तो ये दो तरह का मैंने ऑस्मोसिस तुम लोगों को बताया है। अब देखो कुछ और भी मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट के अलग अलग टाइप्स बताता हूँ। सपोज करो कि ये एक सेल है, अमीबा मानो इसको, तो और इसके पास ये इसका फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को ये अमीबा कैप्चर कर लेगा और उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ सेल के अंदर जाती है, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और सपोज करो कि इसने इस फूड को डाइजेस्ट कर लिया और जो वेस्ट मटेरियल था उसको दूसरी साइड से निकाल दिया, उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो एंगल्फिंग वाला मैकेनिज्म होता है जिसमें कि सेल किसी चीज़ को निगल लेता है, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल, वो बाहर से आने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया को यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो एक टाइप का एंडोसाइटोसिस होता है जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस। ऐसे सेल्स जो कि फैगोसाइटिक होते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल, उनको फैगोसाइट्स कहा जाता है। और ये जो उनकी प्रक्रिया है निगल के खाने की, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स और इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक टर्म आती है जिसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब है, पिनो मतलब पीना, है ना, हम लिक्विड चीज़ ही पी सकते हैं, तो उस चीज़ को पीते नहीं खाते। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई लिक्विड सेल के अंदर जाता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, यानी मूवमेंट ऑफ लिक्विड। मूवमेंट ऑफ लिक्विड। अब एक डिस्क्रिप्शन और रहेगा इसका सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो ये है कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा या सेल से बाहर होगा। इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज करो कि सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी वाटर है लेकिन बाहर की तुलना में कम है, तो
तो वाटर की ज़्यादा कंसेंट्रेशन हुई बाहर, तो वाटर मूवमेंट करेगा बाहर से अंदर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी जिसमें वाटर बाहर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, इसको कहेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। जब बाहर सेल के बाहर कंसेंट्रेशन कम है सॉल्ट की, है ना, कंसेंट्रेशन है ही नहीं, पूरा वाटर ही वाटर है, तो उसको एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, तो उसको कहेंगे हाइपोटोनिक, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज मोर कंसेंट्रेटेड एज कम्पेयर टू वाटर। सपोज इसका रिवर्स होता कि बाहर की तरफ सॉल्ट या शुगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती, अगर बाहर की तरफ सॉल्ट या शुगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, सॉल्ट मोर वाटर लेस, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सॉल्ट और एक होता है वाटर। अगर बाहर वाले सॉल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, यानी कि इसका रिवर्स होगा। तो साइटोप्लाज्म में इसके कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा है, तो मूवमेंट होगा अंदर से बाहर। उसको क्या कहेंगे इस कंडीशन को? इस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटोनिक। तो ये जो टर्म हम देते हैं ना, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, ये बाहर के सॉल्यूशन को देख के देते हैं। अगर बाहर के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम है, यानी कि उसमें वाटर ज़्यादा है, तो उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। अगर बाहर के सॉल्यूशन में वाटर कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो उसे हाइपरटोनिक कहेंगे। तो ये हाइपर और हाइपो सॉल्ट के बाहर के सॉल्ट को लेके दी गई टर्म्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सपोज करो कि बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे कि सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म की, तो जितनी मूवमेंट वाटर के अंदर होगी उतनी मूवमेंट वाटर की बाहर होगी। इस कंडीशन को कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, टॉनिक मीन्स होता है कंसेंट्रेशन। जब कंसेंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों साइड एक जैसी है तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। चलो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है सेल वॉल। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बना होता है दो सब्सटेंसेस से, एक तो होते हैं लिपिड और एक होते हैं प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है फैटी एसिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन तो अलग टाइप का मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे हम कहते हैं कि दीवार बनी है ईंटों से और सीमेंट से, उसी तरह से लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है सेल मेम्ब्रेन। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इतना फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अब करते हैं सेल वॉल की बात। सेल वॉल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेल के बाहर सबसे बाहर की तरफ मौजूद होती है वॉल। एक टफ कोटिंग है और बनी होती है टफ सब्सटेंस की, जिसका फंक्शन होता है सेल को एक पर्टिकुलर शेप देना। तो पहली फंक्शन तो ये कि सेल को एक शेप देती है, इसके अलावा सेल को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, शेप देने की वजह से अगर सेल से सारा वाटर बाहर निकल जाता है ना, सेल से सारा वाटर बाहर कब निकलेगा? जब बाहर की तरफ होगी हाइपरटोनिक कंडीशन। सपोज ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल का ये सेल वॉल है, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। सपोज करो कि अगर अंदर से वाटर सारा बाहर आ जाए, है ना, हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो सिकुड़ जाएगा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगा। लेकिन सेल वॉल जो होगी वो सेल की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको सेम बना के रखेगी। तो ये उसका फंक्शन है। तो इस वाटर का अंदर से बाहर मूवमेंट जो होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? एक्सोस्मोसिस है। एक्सोस्मोसिस प्लांट सेल के केस में जो होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। डोंट गेट कंफ्यूज विद डिफरेंट टर्म्स, है ना, सब कुछ अत्यधिक आसान। चलो अब बढ़ते हैं।
इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है, सबसे इजीली विजिबल होता है, डार्क कलर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो है न्यूक्लियस की विशेषता। लार्जेस्ट, डार्क कलर्ड, मोस्ट इजीली विजिबल, ये इसकी विशेषता है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। और साथ में मौजूद होते हैं इस पूरे में पोर्स। इन पोर्स का फंक्शन ये होता है कि बाहर जो साइटोप्लाज्म है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अंदर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो पोर्स होते हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स, आरएनए, साथ में एक डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट अलाउ करना, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, उसको अलाउ करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। हर सेल में ज़्यादातर जो सेल लिविंग सेल्स हम देखते हैं सब में एक न्यूक्लियस कम से कम होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं मैच्योरिटी पर जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा दुनिया के हर एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा कम से कम एक से ज़्यादा सेल्स वाले भी हैं, जैसे पैरामीशियम में 2 होते हैं। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कई जगह देखने में आती है, जैसे फंगस में देखने में आती है, और इसके अलावा कोकोनट के कर्नेल में जहाँ मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने में आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बात आती है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। चूँकि न्यूक्लियस के इस न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है, तो इसीलिए सेल में मौजूद जितनी भी ब्लूप्रिंट है कि वो सेल किस तरह के फंक्शंस करेगा या किस तरह के प्रोटीन्स या सब्सटेंसेस बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर है। सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस अपने डीएनए के माध्यम से। डीएनए के थ्रू ही वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो कि सेल के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज द कंट्रोल सेंटर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इसके नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो वो तुम कमेंट सेक्शन में